एनकेटी आईएएस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और एक महत्वपूर्ण घोषणा आप सबों के बीच में करनी है कि एनकेटी आईएएस के तरफ से अब रोज करंट अफेयर्स एनालिसिस का प्रोग्राम आपके बीच में मैं रख रहा हूं। उसी दिन, जैसे आज 5 अगस्त है, तो आज के दिन जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है वो आज ही के दिन उसका मैं एनालिसिस करूंगा। और इस एनालिसिस का जो सबसे बड़ा पार्ट वो होगा कि एनालिसिस के साथ साथ आपको हैंडमेड रिटन मटेरियल भी मिलेगा। यह रिटन मटेरियल आपको YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में और YouTube चैनल का जो टेक्स्ट है, जो लैंग्वेज है, उसमें गूगल ड्राइव में शेयर किया जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो सिविल सेवा और बीपीएससी के अलावा अन्य जो पब्लिक सर्विस कमीशन के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये घोषणा है कि आज से करंट अफेयर्स का डेली एनालिसिस का प्रोग्राम एनकेटी आईएएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। और भविष्य में इसको हम लोग लाइव भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी अडॉप्ट करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टडी मटेरियल के साथ ये एनालिसिस होगा। उस स्टडी मटेरियल को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और बाद में देखेंगे। लेकिन यह स्टडी मटेरियल केवल सप्लीमेंट्री होगा। आपको वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो में उसको कोई डाउट होगा तो स्टडी मटेरियल से रेफर करना पड़ेगा कि कहीं एब्रिविएशन है या इस तरह की जो बातें हैं। और इस करंट अफेयर्स एनालिसिस पर आपका जो भी डाउट होगा, उस डाउट को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं आपको उत्तर दूंगा। तो आपका समस्या का भी समाधान के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स हो उसमें आप अपने डाउट को रेज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको दूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि जैसा कि मैंने पहले भी घोषित किया है इस चैनल के माध्यम से कि संडे 9 अगस्त से मैं प्रत्येक रविवार को जनरल स्टडीज का स्पेशल इकोनॉमी क्लास लेने जा रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी पर। विद्यार्थियों के बीच ये डिमांड था कि इकोनॉमी उनका पक्ष बहुत वीक है, सो इंडियन इकोनॉमी का लेना है। यह क्लास पूर्णतया फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क होगा। जूम ऐप पर यह लाइव क्लास होगा। संडे को 11:30 बजे का यह शेड्यूल है, हर संडे को होगा। और इसकी स्टार्टिंग होगी 9 अगस्त 2020 से 11:30 AM सुबह में, और ये जूम ऐप पर होगा। और जिन लोगों को ये लाइव क्लास अटेंड करना है उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपना नाम। इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर उनको अपना नाम, रोल और उनका नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और साथ में बताना पड़ेगा कि मीडियम हिंदी है या इंग्लिश या ये भी बताना पड़ेगा कि वो बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या कोई अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण घोषणा हुई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इसके पहले कि मैं करंट अफेयर्स एनालिसिस का कार्यक्रम शुरू करूं, कि मैं बधाई देना चाहता हूं उन आवेदकों को जिन्होंने सिविल सेवा 2019 की परीक्षा में अंतिम रूप से उत्तीर्ण हुए हैं। उन सभी को बधाई। और इसमें कुल मिलाकर 829 सिलेक्शन हुआ है, उसका रिकमेंडेशन हुआ है यूपीएससी के तरफ से। और इस 829 में जनरल के लिए 304, 304, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसमें 78 सिलेक्शन हुआ है इस रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर। ओबीसी में 251, शेड्यूल्ड कास्ट में 129, शेड्यूल्ड ट्राइब में 67, टोटल 829 विद्यार्थियों का अंतिम रूप से सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है एक तरह से। और मैं बता दूं, इसके माध्यम से अलग अलग ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस का सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए में भी सिलेक्शन हुआ है, ग्रुप बी में भी है। और आईएएस के लिए कुल 180 रिकमेंडेशन गया है। 180 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ है। 24 विद्यार्थियों का सिलेक्शन आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए हुआ है। और आईपीएस के लिए 150, 150
कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए में 438 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ग्रुप बी सर्विसेज के लिए 135 सर्विसेज का इस तरह से सिलेक्शन हुआ है। और ये महत्वपूर्ण, यूपीएससी ने कल यानी 4 अगस्त को ये घोषणा किया है। और कोरोना के कारण इंटरव्यू की प्रक्रिया थोड़ी सी लेट से शुरू हुई, लेकिन इस तरह से सिलेक्शन हुआ है। और मैं नाम बता दूं, ये प्रदीप सिंह ऑल इंडिया में नंबर 1 रैंक प्राप्त किए हैं। यूपीएससी 2019 का फाइनल रूप से जो एग्जाम हुआ है, द्वितीय स्थान पर जतिन किशोर आए हैं और तृतीय स्थान पर प्रतिभा वर्मा को स्थान मिला है। ये याद मुझे दिला देता है उन दिनों की जब मैं खुद यूपीएससी में 2002 में इंटरव्यू में शामिल हुआ था और 2003 में भी मैं इंटरव्यू यूपीएससी सिविल सर्विसेज में शामिल हुआ था। और बड़े फक्र की बात है, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। लेकिन एक बात मैं पुनः कह दूं कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार में हर कोई नहीं कर लेता, इसमें समय लगता है और आप लगे रहें तब तक कि जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए। तो अब मैं शुरू करता हूं करंट अफेयर्स एनालिसिस का प्रोग्राम, जो आज 5 अगस्त है 2020। और आज के दिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिनका कि यूपीएससी बीपीएससी के दृष्टि से काफी महत्व है, उन बातों का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। और आज की एक बड़ी घटना जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस के लिए उपलब्ध है आज के दिन, वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक फैसले में कहा है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% रिजर्वेशन का जो फैसला जिसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह जो इस पर जो विचार है वो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज ये निर्णय लिया है कि जो संविधान संशोधन हुआ था 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019, जिसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) 2 आर्टिकल जोड़े गए थे। और इसके माध्यम से जो सेंट्रली फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें और यूनियन गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं उसमें मैक्सिमम 10% कोटा विद इन जनरल कैटेगरी 10% जो कोटा दिया गया उसको 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया था। और उसके माध्यम से अभी जैसे मैंने कहा यूपीएससी में भी इस बार सिलेक्शन हुआ है, ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ लिए हैं। और इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके अनेक मुद्दों को माना है और कहा है कि यह संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी। संविधान पीठ में जो चैलेंज किया गया है मुख्यतः 2 बातों पर किया गया है। एक तो यह कि आरक्षण का आधार बैकवर्डनेस है। संविधान केवल बैकवर्डनेस को रिकॉग्नाइज करता है रिजर्वेशन देने के लिए, लेकिन यहां पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मामला है। जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्राउंड बनाया गया है, पेटिशनर ने, अलग अलग पेटिशनर हैं इसमें, उन्होंने कहा है कि यह संविधान के मूल ढांचा यानी बेसिक फीचर का उल्लंघन करता है। तो यह देखना पड़ेगा कि यह जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है, जो यह संविधान संशोधन हुआ है 103, ये किस प्रकार से बेसिक फीचर का उल्लंघन करता है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है वो ये भी पेटिशनर ने कहा है कि जो इंदिरा साहनी का जो केस था 1992 उसका भी उल्लंघन करता है, क्योंकि उसमें बात थी टोटल रिजर्वेशन 50% होगा और ये 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है इसे ये लगभग 60% हो गया है। तो इन मुद्दों पर ग्राउंड दिया गया है। और आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट करने का बेसिस क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट अब संविधान पीठ में यह मामला जा रहा है, तो आप जान लीजिए कि इसमें जो पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2006 एम नागराज केस की एक बातें आज की तारीख में आरक्षण को डील करने के लिए समझना जरूरी है। यूपीएससी बीपीएससी के विद्यार्थी इसको समझें। जो पहला पैरामीटर उन्होंने दिया था उसमें दिया था क्वांटिटेटिव लिमिटेशन, यानी कि मात्रात्मक सीमा, क्वांटिटेटिव लिमिटेशन। और उन्होंने बताया था कि टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट क्रॉस 50%।
एक्चुअली ये डिसीजन फ्लो हुआ था इंदिरा साहनी केस 1992 में कि कुल रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर ईयर में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक आधार होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जज करने का कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का पालन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप 10% जोड़ देते हैं तो ये 50% से ज्यादा हो जाता है। तो इसको देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या व्यू लेता है। जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो है क्वालिटेटिव लिमिटेशन, यानी कि गुणात्मक सीमा। क्वालिटेटिव लिमिटेशन इसमें है कि जैसे कि क्रीमी लेयर को आप हटाते हैं कि नहीं, जैसे कि क्रीमी लेयर को हटाते हैं, क्योंकि क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना किया है, तो ईडब्ल्यूएस कोटा में जो 10% दिया गया है उसमें तो क्रीमी लेयर को एक तरह से हटा दिया गया है, क्योंकि उसमें सीमा बताई गई है कि इन लोगों को नहीं मिलेगा, इसके नीचे जो लोग हैं उन्हीं को मिलेगा। और तीसरा है कि सरकार को साबित करना पड़ेगा कि कंपेलिंग रीजंस क्या है जिसके कारण यह रिजर्वेशन दिया गया है। कंपेलिंग रीजंस वो कौन सी ऐसी अनिवार्य एक तरह से कारण हो गए जिसके कारण रिजर्वेशन देना जरूरी है। गवर्नमेंट हैज टू प्रूव दिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और उसमें एक बात करना पड़ेगा कि आप जैसे बैकवर्डनेस ऑफ ईडब्ल्यूएस, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं वो बैकवर्ड हैं, ये साबित करना पड़ेगा। और ये साबित कैसे करेंगे? तो एम नागराज केस 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि थ्रू क्वांटिफाइबल डेटा, आपको डेटा कलेक्ट कीजिए और डेटा के आधार पर प्रूव कीजिए कि यह वर्ग जो है एक तरह से बैकवर्ड है। और दूसरा रीजन होगा कि वो क्या कारण है कि आप 50% का जो सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था इंदिरा साहनी केस में, उसको आप क्रॉस कर रहे हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि ये ईडब्ल्यूएस 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है वो किस प्रकार से एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी को बढ़ावा देगा। ये संविधान की बात है, आर्टिकल 335 में दिया हुआ है रिजर्वेशन आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी लोअर नहीं होना चाहिए, ये देखना होगा। और दूसरा बात यह है कि कोर्ट यह भी एग्जामिन करेगा कि अमेंडमेंट के बाद जो संविधान के पहचान में क्या बदलाव आया है। ये एक तरह से आइडेंटिटी टेस्ट है। अब ये जो नागराज का केस है वो पैरामीटर प्रदान करता है, जिस पैरामीटर के आधार पर आरक्षण कानूनों को जांच किया जाता है कि वो संवैधानिक रूप से वैध है कि नहीं है। तो ये मैंने आपको क्लियर कट बताया और आज ये निर्णय हुआ है कि इस पूरे मामला को अभी तक 3 जजों की संविधान पीठ, जिसको चेयर कर रहे थे चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, अब ये 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले को देखेगी और ये महत्वपूर्ण फैसला आ गया है। रिजर्वेशन देश में एक तरह से बहुत इस पर डिबेट हो रहा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट में कई एक मामला पेंडिंग है। अब ये भी मामला जुड़ गया है जो ईडब्ल्यूएस का मामला है। और ईडब्ल्यूएस 10% जो कोटा दिया गया उसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था, जो मैंने स्पष्ट किया था, 103वां संविधान संशोधन 2019 में, और इसके माध्यम से दिया गया और इसका बेनिफिट भी अब लोगों को मिला है। यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है सिविल सेवा का, उसमें कुल मिलाकर 78 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये आज की महत्वपूर्ण घटना है कि ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा था अब संविधान पीठ सुनेगी, जो कि 5 सदस्यीय होगी। जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना आज का दिन 5 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। अब इस पर मेरिट और डिमेरिट पर मैं बात नहीं करूंगा कि ये राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ, लेकिन मैं बता दूं हुआ क्या। तो 5 अगस्त इज अ बिग डे। 2019 में 5 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370(1) के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर की जो टेम्पोररी स्पेशल पावर्स था उसको विड्रॉ कर लिया और राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू द JNK ऑर्डर 2019, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272, और इसके माध्यम से जो राष्ट्रपति ने जो 370 के तहत स्पेशल पावर था उसको विड्रॉ कर लिया। और इस विड्रॉ करके जो पहले वाला था वो खारिज हो गया। जो पहले वाला ऑर्डर था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू JNK ऑर्डर 1954, इस ऑर्डर को सुपरसीड कर गया जो नया प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ 5 अगस्त 2019 को, और वो था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू JNK ऑर्डर 2019। अब ये राष्ट्रपति के उद्घोषणा से ये काम हुआ, और हुआ क्या कि इसके माध्यम से अब जो है
जो जम्मू एंड कश्मीर को जो स्वायत्तता जो एक तरह से मिली थी वो खत्म हो गई। इसके बाद जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो ये राष्ट्रपति का हुआ, ये जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन था उसके माध्यम से 3 बातें क्लियर हो गई। पहली बात, जो ये ऑर्डर एक तरह से आर्टिकल 35A को नलीफाई कर दिया। अनुच्छेद 35A क्या है कि जम्मू कश्मीर में किनको सेटल करने का पावर था, इसको ये डील करता था। तो ये जो राष्ट्रपति ने जो 5 अगस्त 2019 को जो नया प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी किया, 1954 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को सुपरसीड करते हुए उसका पहला इफेक्ट हुआ कि आर्टिकल 35A नलीफाई हुआ। जो दूसरा उसमें उन्होंने बदलाव किया वो बदलाव ये है कि जितने भी भारत के संविधान के प्रावधान हैं वो सीधे सीधे जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो गए। पहले ऐसा नहीं था, पहले भारत के संविधान के वही प्रावधान लागू होते थे जो कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा ओके करती थी। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि इस ऑर्डर ने आर्टिकल 367 में भी बदलाव किया 5 अगस्त 2019 के ऑर्डर ने, और कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा जो लिखा हुआ है आर्टिकल 370 में, उसका मतलब अब होगा जम्मू कश्मीर की विधानसभा, यानी कि संविधान सभा के जगह पर विधानसभा को रिप्लेस कर दिया गया। और गवर्नमेंट ऑफ जेएनके का मतलब होगा गवर्नर ऑफ जेएनके, यानी आर्टिकल 367 में भी बदलाव किया गया। तो ये प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन एप्लीकेशन टू जेएनके और जो जारी हुआ, जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन नंबर है 272, इसके बाद एक और प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन तुरंत जारी हुआ, वो है कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जेएनके प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, ये भी है ऑर्डर 2019 273, यानी 272 से जो स्पेशल पावर था उसको विड्रॉ कर दिया गया और उसमें चेंजेज आए, और उसके बाद जो अगला ऑर्डर जारी हो गया वो है 273 प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन 2019। और इसमें क्या हुआ कि 370 को वर्चुअली इनऑपरेबल कर दिया गया, और इसके माध्यम से चूंकि प्रेसिडेंट रूल था जम्मू एंड कश्मीर में, जब 2019 अगस्त में ये पूरा लाया गया, तो जो विधानसभा थी चूंकि सस्पेंडेड थी, इसलिए विधानसभा पार्लियामेंट ने इसके माध्यम से आगे का क्या किया, और पार्लियामेंट ने सारा लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास था और इसको पास कर दिया गया। तो इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण बदलाव जम्मू एंड कश्मीर में हो गया। अब जम्मू कश्मीर के बारे में एक तरह से जो इंपॉर्टेंट बात है कि जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया, इनएक्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आई रिपीट, इनएक्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर दैट विल बी विथ लेजिस्लेचर, और दूसरा लद्दाख जो कि बिना लेजिस्लेचर का होगा, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। तो ये बात है। अब जो ये प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ 272, 273 और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इसको विचार कर रही है 5 जजों की। इस पर फैसला अभी नहीं आया है, ये हियरिंग के दौर से गुजर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह से सब पार्लियामेंट द्वारा हुआ है। अब जम्मू कश्मीर में 1 साल हो गया 370 को एक तरह से विशेष प्रावधान को खत्म हुए। उससे क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया ताकि सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंटेन और कंट्रोल किया जा सके। और दूसरा, अरेस्ट काफी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, सेपरेटिस्ट लीडर थे, उनको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। तीसरी बात, इंटरनेट सर्विसेज को भी वहां कर्व किया गया ताकि सोशल हार्मोनी को बरकरार रखा जा सके। इसके अलावा वहां पर सेक्शन 144 भी इंपोज किया गया। तो ये सारी बातें हुई। इसके अलावा भारत सरकार ने जितने भी प्रोविजंस थे संविधान के या अन्य स्टैट्यूटरी जैसे आरटीआई एक्ट, ये सारे एक्ट को जम्मू कश्मीर में लागू करवा दिया। ये महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर से जो लोग बाहर चले गए थे उनको वहां पर नागरिकता का दर्जा नहीं मिल रहा था, अब वहां नागरिकता का दर्जा मिलने लगा, क्योंकि पहले का कानून कोई और था, तो नागरिकता का दर्जा उनको अब मिलने लगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रयास हुआ, अन्य काफी डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है जिससे वहां को लोकल एम्प्लॉयमेंट मिले, और ये सारा काम वहां पर हो रहा है। इसके अलावा वहां पंचायती राज का चुनाव हुआ है जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया है, तो एक तरह से लोकल एम्पावरमेंट की बात हो रही है।
प्रधानमंत्री ने जब यह बिल पास हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, तो उन्होंने कहा था कि नया जम्मू एंड कश्मीर बनाना होगा और इस पर सारा प्रयास अभी चल रहा है। ये सारा मटेरियल मैं शेयर करूंगा आपको गूगल ड्राइव पर, जो कि आप देख सकते हैं कि वहां पर कैसे कैसे हो रहा है और क्या क्या इसके बारे में है, वो मटेरियल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के 5 अगस्त है और इसकी तीसरी महत्वपूर्ण घटना है सुशांत सिंह राजपूत का चर्चित केस। सुशांत सिंह राजपूत का जो एक तरह से सुसाइड केस था, उस पर महाराष्ट्र पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज किया था सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी के तहत, और उसमें एक तरह से एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट था। दैट इज नॉट टेक्निकली और लीगली इक्विवेलेंट टू एफआईआर। अब क्या हुआ कि बिहार सरकार ने भी एक तरह से इंटरेस्ट लिया और बिहार सरकार में एक्चुअली पटना में पहले एफआईआर हुआ और सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी 14 जून को। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत एक तरह से सुसाइड का उनका न्यूज आया था और बाद में सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं के सिंह, उन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज करवाया था। एफआईआर दर्ज करवाया था 25/7/2020 को और उसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती को मुख्य एक्यूज्ड बनाया था सुशांत सिंह राजपूत ने। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार का एसआई टीम वहां पर गया, मुंबई में जांच शुरू कर दी। लेकिन जब बिहार के एक तेज तर्रार आईपीएस विनय तिवारी वहां गए तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। मंशा बहुत क्लियर था, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस को सहयोग नहीं मिल रहा था। अंत में बिहार की सरकार ने 4 अगस्त को सीबीआई जांच के लिए निवेदन किया केंद्र की सरकार को और आज 5 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लिस्टेड था। ये पिटीशन रिया चक्रवर्ती की तरफ था और रिया चक्रवर्ती ने प्ली लिया था कोर्ट में कि जो एफआईआर पटना में रजिस्टर हुई है उसको पटना से मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन कैबिनेट था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का और सुशांत सिंह के पिता जो हैं के सिंह का, और अंत में यह हुआ कि उनको ये सीबीआई केस को ट्रांसफर कर दिया गया है और ट्रांसफर करने के पश्चात अब सीबीआई इस मामले को हाथ में ले ली है कि सीबीआई संपूर्ण पहलुओं की जांच करेगी। अब मैं बता दूं सीबीआई के साथ साथ इसमें ईडी भी इन्वॉल्व है। सीबीआई क्या करता है, सीबीआई किस प्रकार, सीबीआई डीओपीटी के अंदर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और जो ईडी है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। सीबीआई का काम है क्रिमिनल प्रोब, यानी कि जो आपराधिक मामले हैं उनकी जांच करता है, एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन वो करता है, सारा काम सीबीआई का वो है। इसके अलावा सीबीआई के स्पेशल कोर्ट्स हैं जो सीबीआई के मामलों को अंत में एडजुडिकेट करता है, और जो ईडी का काम है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, वो फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इन 2 मामलों से संबंधित जो इकोनॉमिक एंगल है उसकी जांच करता है। तो सीबीआई की भी जांच हो रही है, जो क्रिमिनल एंगल से सुशांत सिंह राजपूत का जो एक तरह से सुसाइड है उसमें क्या क्रिमिनल एंगल उसमें छुपा हुआ है कि कौन कौन से लोग हैं, क्या नेचुरल डेथ है, क्या सुसाइड किया है या उनके लिए कोई और जिम्मेवार है, एक्यूज कितना जिम्मेवार है, ये देखना पड़ेगा। और ईडी जांच कर रही है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो मैं आपको एक टेबल भी दे रहा हूं कि सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दोनों में क्या क्या अंतर है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आज का दिन भारत के सभी हिंदू मत अवलंबियों के लिए अत्यंत ही गौरव का दिन है। आज इतिहास रचा गया है। आज के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा शिला पूजन किया गया है, भूमि पूजन किया गया है, और भूमि पूजन के पश्चात अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य आज से एक तरह से शुरू हो जाएगा। 500 साल का संघर्ष और आज उसका रिजल्ट मिला है। तो प्रत्येक एक तरह से आज पूरे इंडिया में दीपावली जैसा उत्सव मनाने का घोषणा किया है लोगों ने। 492 साल बाद इतिहास ने करवट लिया है। प्रधानमंत्री द्वारा यह शुभ कर्म निर्धारित समय पर पूरा किया गया है। 9 आधारशिला में 9 प्रस्तर खंडों में पूजित किया गया है, जिसमें नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, अजिता, अपराजिता, शुक्ला, सौभागिनी, ये गर्भगृह में ये सारे आधारशिलाएं नींव में रखी गई है। एक बैकग्राउंड बता दूं, अयोध्या का ये संघर्ष जब 500 साल का है
जब 492 साल इतिहास रच रहा है तो यह इतिहास कैसे पहुंचा? तो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन 9 नवंबर 2019 को हुआ था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अध्यक्षता में यह फैसला हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह जो लैंड है वो लैंड एक्चुअली गवर्नमेंट का है एज पर द टैक्स रिकॉर्ड, और इस लैंड को एक ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दिया जाए और ट्रस्ट के नेतृत्व में मंदिर का निर्माण हो। बाद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, जो कि 15 सदस्यीय है, और महंत नृत्य गोपाल दास जो है इस ट्रस्ट के लीड कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और कई पड़ा हुआ है राम जन्मभूमि में, और इस सारी बातें हुई है। 1949 में जुलाई में प्रदेश सरकार ने विवादित ढांचे के बाहर राम चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की कवायद शुरू की, लेकिन नाकाम था। 1949 में ही 22-23 दिसंबर को विवादित ढांचे में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रख दी गई थी। इस अयोध्या मामले का जो दूसरा पड़ाव था 1989 में आया, जब नवंबर में विवादित ढांचे से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। यह ऐसा प्रयास हुआ था। तीसरा प्रयास 1992 में हुआ 6 दिसंबर को। सभी लोग आप लोग जानते हैं 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ। लाखों कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। कार सेवक 11:50 पर ढांचे के गुंबद पर चढ़े और 4:30 बजे ढांचे का तीसरा गुंबद भी गिर गया, जिसकी वजह से तमाम हिंदू मुस्लिम का क्लैश हुआ था। चौथा पड़ाव 2010 में हुआ 30 सितंबर को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश दिया। 3 जजों की बेंच ने फैसला सुना, जिसमें मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को जमीन देने के साथ विवादित स्थल का 1/3 हिस्सा मुसलमानों को देने की बात कही गई। लेकिन यह निर्णय फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और 2019 में 5वां पड़ाव आया, जब 9 नवंबर को, जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जो अभी चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर, 5 जजों ने यह फैसला किया। और उसके बाद विवादित जमीन पर रामलला का हक बताते हुए कोर्ट ने केंद्र को 3 माह के अंदर ट्रस्ट बनाने की बात का आदेश दिया और ट्रस्ट के पास ही मंदिर निर्माण की जिम्मेवारी होगी, ऐसा कोर्ट ने कहा। यानी राम मंदिर का निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही साफ हुआ। अब मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में जमीन देने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी उचित स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ की जमीन दे दिया जाए। और आपको मैं बता दूं, 5 एकड़ का जमीन अयोध्या में ही दिया गया है एक स्थान पर। वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अलॉट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। तो भगवान राम, जो रामलला पहले से विराजमान थे, रामलला को अपना जमीन मिल गया है। ये बहुत सी महत्वपूर्ण बात है। और ऑल क्रेडिट गोस टू ऑल द लीगल बैटर्स, सुप्रीम कोर्ट, भारत की सरकार, सभी साधु संतों, कारसेवकों, जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया और अब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 1000 तीर्थ स्थलों से मिट्टी पहुंची है अयोध्या में। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसको कितना बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और साथ में 100 नदियों के जल का उपयोग होगा। और पहले जो है 2 मंडप बढ़ गया है परिक्रमा पथ में और 1 शिखर के साथ अब अग्रभाग में होगा। कुल मिलाकर 5 मंडप हो गए हैं अब। इसके अलावा 65 फुट 3 इंच शिखर के बजाय अब 98 फुट 3 इंच किया गया है जो शिखर होगा। 235 फुट की परिक्रमा पथ की चौड़ाई पर अब हो गई है, पहले कम थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। कुल मिलाकर अयोध्या में जो बात है वो है 39.63 यानी 39.63 करोड़ की लागत से 39 करोड़ 63 लाख की लागत से सरयू तट पर बांध का निर्माण पुनरुद्धार का होगा। और 3.5 साल में यह मंदिर बनकर रेडी हो जाएगा। एक तरह से 218 करोड़ से श्री राम जन्मभूमि तक मार्गों का चौड़ीकरण होगा। तो पूरे अयोध्या को एक तरह से
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ क्षेत्र पर्यटन स्थल बनाने की बात हो रही है। इससे अयोध्या का काफी विकास होगा, रोजगार के भी अवसर सृजन होंगे। तो आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस में यह महत्वपूर्ण बात था, यह नई शुरुआत होगा। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसमें और आगे हम लोग उत्साहित होकर इसमें काम कर सकें। ये सिविल सेवा और विद्यार्थियों के लिए आपके एनालिसिस को, मंथन को बढ़ाने के लिए है। इससे आपका मार्ग प्रशस्त होगा। और कल मैं पुनः करंट अफेयर्स के एनालिसिस के साथ उपस्थित रहूंगा और एनकेटी आईएएस के तरफ से करंट अफेयर्स का एनालिसिस कार्यक्रम ये आपको आपके समक्ष ये प्रस्तुत किया गया। और जो 9 जुलाई संडे से जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क इकोनॉमी का जो क्लास लेने जा रहे हैं, उसके लिए आप सब लोग रजिस्टर करवा लें। इसी यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर होगा, और साथ में आप बता दें बीपीएससी, यूपीएससी और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश भी बता दें, सो दैट आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाए। जूम ऐप के माध्यम से ये लाइव क्लास होने जा रहा है, क्योंकि उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने रजिस्टर करवाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः उनको एक बार बधाई जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। और जो लोग चयनित नहीं हुए हैं उनको जस्ट 1 साल का केवल इंतजार बढ़ गया है। अगले साल जो इस साल 2020 में फाइनल रिजल्ट आने वाला है, उसमें आपका सफलता निश्चित रूप से होगा। हिम्मत रखिए, बुलंद रहिए और प्रभु सबकी कृपा आप पर बनी रहेगी। चिंता की बात नहीं है। आप अपने तैयारी को, धार को कभी कमजोर नहीं होने दीजिए, कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि एक सफलता आपके सारे असफलताओं को धो देती है। तो थैंक यू वेरी मच।